संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। तो हम लोग पढ़ चुके थे क्या तक 1909 का शायद हो गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हो चुका था। तो हमने बताया था कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम एक काफी महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के माध्यम से जो भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो, उसने दो कार्य किया। एक कार्य किया कि कांग्रेस ने गरम दल और नरम दल दोनों के बीच क्या कर दिया, फूट करवा दिया। कांग्रेस में विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन में 1907 में, लतम जुतम हो गया। और दूसरा काम किया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करके हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया। और उसे ये पता था कि यदि हम मुस्लिम को आरक्षण देंगे तो बाकी जो भारत के अन्य वर्ग है वो भी धीरे धीरे क्या करेंगे, इसी तरह की आरक्षण की मांग करना शुरू कर देंगे। अब परिणाम ये होगा कि भारत की जो राष्ट्रीय एकता है वह तार-तार हो जाएगी, क्योंकि इसके घातक परिणाम से मिंटो वाकिफ था। उसने मार्ले को पत्र लिखा था, कल मैंने बताया था कि हम नागफनी के दांत बो रहे हैं जिसकी फसल क्या होगी, विषैली। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी हुआ। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। पहली बार हल्का मताधिकार का अधिकार मिला। विधानसभाओं के चाहे केंद्रीय हो चाहे प्रांतीय हो, उनके अधिकारों में भी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। अब बजट पर सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे। सामान्य विधेयक पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, हालांकि अभी भी मतदान का अधिकार नहीं था। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं था। यानी जो सरकार की कार्यकारिणी समिति थी उसका विधान सभा पर कोई दबाव नहीं था, कोई दायित्व नहीं था, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के सुधारों का झुनझुना था। लेकिन वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति हुई। किसकी नियुक्ति हुई थी? वायसराय की कार्यकारिणी में किसकी नियुक्ति हुई? कल लिखाया मुझे, कोई नहीं पढ़ा है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की, एसपी सिन्हा की, और बाद में लॉर्ड की उपाधि भी दी गई। इसी तरह जो भारत सचिव था, भारत सचिव का जो परिषद था, उसमें भी दो भारतीयों की नियुक्ति हुई। कौन? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी की। तो कुछ कदम आगे बढ़ा, कुछ अधिकार दिया गया। लेकिन 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, ये भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। भारतीय तो उम्मीद लगाए थे कि उन्हें स्वशासन मिलेगा, क्योंकि 1906 में ही कांग्रेस ने, दादा भाई नौरोजी जब कांग्रेस की अध्यक्षता कोलकाता अधिवेशन में कर रहे थे, स्वशासन की मांग कर दिया था, स्वराज की मांग कर दिया था। तो उसे था कि कुछ और अधिकार मिलेगा, लेकिन सुधारों का केवल झुनझुना था जिसे भारत की जनता संतुष्ट नहीं थी। दूसरी तरफ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का भरपूर क्या किया, सहयोग किया, ये सोच करके कि ब्रिटेन की सरकार इसमें संकट में है। इस संकट के घड़ी में यदि हम सरकार का साथ देंगे तो बदले में सरकार हमें क्या करेगी, रियायत देगी। इधर एनी बेसेंट और तिलक मिलकर स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाने के लिए होम रूल आंदोलन चलाया था और चारों तरफ स्वशासन
लोकप्रिय होने लगा था। इसके अलावा बम और पिस्तौल की जो राजनीति थी, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, वो अभी क्रमशः क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। यहां तक कि वायसराय पर भी बम फेंक कर मारने का असफल प्रयास हुआ। लाहौर के गवर्नर पर को मारने का असफल प्रयत्न हुआ। यानी बम और पिस्तौल जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी बढ़ती जा रही थी। भारत के युवा धड़ाधड़ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर रहे थे। इन युवाओं को शांत करना था। इसके अलावा सरकार ने, लोग तो उम्मीद की थे कि हमें सुधार मिलेगा, और बदले में सरकार ने क्या किया, रॉलेट एक्ट दिया था, जिसमें संदेह के आधार पर किसी को भी जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता है। जब इसके खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल का आह्वान हुआ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो लोग उम्मीद किए थे कि हमें छूट मिलेगा, और यहां रॉलेट एक्ट मिल रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड मिल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जब 18 में समाप्त हुआ तो युद्ध के समय खपत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। युद्ध में तमाम डिमांड होता है, सैनिकों की आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, अधिक होगा। तो युद्ध के समय में इंडस्ट्रियों को क्या होता है, फायदा होता है। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो अचानक मांग क्या हो गई, घट गई। और जब मांग घटी तो उत्पादन अचानक घटाना पड़ा। तो जो तमाम लोग, मजदूरा लोग जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, उनकी क्या हुई, छटनी शुरू हुई, महंगाई भी बढ़ गई। यानी तमाम तरह की समस्याएं थी। और सबसे बड़ी चीज थी, जब होम रूल लीग आंदोलन चला, आंदोलन के लोकप्रियता से घबराकर सरकार ने एनी बेसेंट को अरेस्ट कर दिया। हालांकि तिलक ने कहा था यदि बेसेंट को तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा तो हम असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे। तो उस समय भारत सचिव था कौन, मॉन्टेग्यू। कौन था, मॉन्टेग्यू। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, भारत राज्य सचिव, या शॉर्ट में भारत सचिव। भारत सचिव जो था मॉन्टेग्यू था। इस मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा किया 20 अगस्त 1917 को घोषणा किया, जिसको अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। अगस्त के नाम से कई चीजें आता है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त अधिनियम और अगस्त क्रांति, ये चार आता है सुमेलित करने को पूछता है। तो मॉन्टेग्यू ने जो घोषणा किया, इस 20 अगस्त को किया था, इसलिए इसको अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था उसको अगस्त अधिनियम कहा जाता है। 8 अगस्त 1940 को जो वायसराय का प्रस्ताव दिया था भारतीयों को मनाने के लिए, उसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह अगस्त 1942 में शुरू हुआ, इसलिए उसको अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसने 20 अगस्त 1917 को घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में धीरे धीरे, सरकार का उद्देश्य भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की
उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। यानी इसने कहा, चूंकि भारत में स्वशासन की मांग कर रहे थे, तो उसने कहा हमारा भी लक्ष्य भारतीयों को स्वशासन देना है। जैसे जैसे भारतीय शासन कार्यों में दक्ष होते जाएंगे, वैसे वैसे हम धीरे धीरे सत्ता का भारतीयों में क्या करते जाएंगे, ट्रांसफर करता जाएंगे। यानी हम भी तो यही चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इस अगस्त घोषणा से भारतीयों को उम्मीद थी कि इस बार सरकार कुछ ज्यादा क्या करेगी, रियायती। क्योंकि सरकार ने खुद कहा, भारत सचिव ने कहा कि हमारा भी लक्ष्य क्या है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना है। यही कारण था कि जिस सुशासन की मांग को लेकर, होम रूल को लेकर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, जैसे ही यह घोषणा हुआ मॉन्टेग्यू का, उन्होंने अपना आंदोलन क्या कर लिया, वापस ले लिया। और जब वो आंदोलन वापस लिया तो उन्हें जेल से क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। और वह समय था जो एनी बेसेंट की लोकप्रियता का चरम था। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो ये तमाम परिस्थितियां थी। इन सभी के आलोक में 1919 का क्या पारित हुआ, भारत सरकार अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नहीं, तो 1919 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट पारित हुआ, जिसके कई सारे प्रावधान थे। तो लिख लीजिए 1919 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको लिखिए 20 अगस्त 1917 को वायसराय मॉन्टेग्यू ने भारत के भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार की उत्तरदायी सरकार की डोमिनियन स्टेट जैसी व्यवस्था की, डोमिनियन की उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। यानी जैसे जैसे भारतीय प्रशिक्षित हो गए, अंग्रेज ये नहीं कहते थे कि हम भारत को लूटने आए, वो कहते थे क्या कि हम भारत को विकसित करने आए। क्योंकि भारत क्या है, एक गरीब और पिछड़ा राष्ट्र है। यहाँ के लोग असभ्य और बर्बर हैं, और ईश्वर ने हमें क्या बनाया है, गोरा कलर दिया है। अंग्रेज क्या थे, गोरे थे। तो ईश्वर ने हमें एक विशेष प्रकार का कलर दिया है। इसी के साथ ईश्वर ने गॉड ने हमें विशेष प्रकार का दायित्व भी दिया कि जहां भी असभ्यता हो, बर्बरता हो, पिछड़ापन हो, वो वहां हम जाएं और वहां के लोगों को सभ्य, आधुनिक और विकसित करें।
ये तो हमारे जन्म से ईश्वर ने हमें दायित्व थोप दिया। हम इसी दायित्व को पूरा करने के लिए 7 समुद्र पार करके कहां आए हैं? भारत आए। लेकिन ये भारतीय इतने नीच हैं कि एहसानमंद नहीं हमारा हो रहा है, बल्कि हम ही को भारत से खदेड़ने के लिए 1857 जैसे महाविद्रोह और समय समय पर आंदोलन कर रहे हैं। खैर, ये चूंकि कम दिमाग वाले हैं, ये अपना हित नहीं सोच पाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो बार बार मम्मी पापा से क्या मांगता है? मीठा मांगता है खाने के लिए। जो मीठी चीजें बच्चे को अच्छा लगता है, वो बार बार जिद करके मीठा खाने को मांगता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि यह मीठा हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक। लेकिन मम्मी पापा तो जागरूक होते हैं, वो बच्चे की मांग को नहीं मानते, वो उसको रोकते हैं। इसी तरह ये जो भारतीय हैं, जो कम दिमाग वाले हैं, इसलिए अपना हित नहीं सोच पा रहे और हम ही को खदेड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए खदेड़ेंगे तो भी हम जाएंगे नहीं, और शक्ति के बदौलत इस देश पर क्या करते रहेंगे? शासन करते रहेंगे। अंग्रेज ऐसा बोलते थे। जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता था तो पहले उसको अक्षर वर्ण नहीं पढ़ाया जाता था, पहले उसको पढ़ाया जाता। ब्रिटिश सरकार के भारत में 10 प्रॉफिट यानी 10 लाभ क्या है, और कहीं ना कहीं 1857 में शिक्षित वर्ग उनके इस बहकावे में आ भी गया था। 1857 का जब महाविद्रोह हुआ तो उस समय शिक्षित वर्ग किसके साथ था? कंपनी के साथ था। अगर वही शिक्षित वर्ग विद्रोहियों का साथ दिया होता, आंदोलन को नेतृत्व करने में भूमिका निभाया होता विद्रोह को, तो 1857 में एक किस्सा बदल गया होता। यहां तक कि हमने लिखाया कि 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, तो उस अधिनियम को शिक्षित वर्गों ने क्या कहा? शिक्षित वर्गों ने क्या कहा? भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था, महा अधिकार लिखाया मुझे, मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक ना? तो यहां पर अंग्रेज कह रहे थे कि हम तो चाहते कि भारत जल्दी से जल्दी राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित हो जाए, और जैसे ही वो राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित होंगे हम उनके हाथ में सत्ता क्या कर देंगे? सौंप देंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से वो प्रशिक्षित हुए हैं या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? हम करेंगे। और कितना सत्ता देना है, इसका भी निर्धारण क्या करेंगे? हम करेंगे। ठीक ना? तो धीरे धीरे भारतीयों को क्या किया जाएगा? उत्तरदायी सत्ता। ये घोषणा किसने किया? मॉन्टेग्यू। ठीक ना? लेकिन इसके बाद मॉन्टेग्यू भारत आया, और शिमला में, कहां पर? उस समय ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां थी भारत की? शिमला। शिमला में वायसराय कौन? चेम्सफोर्ड। वायसराय चेम्सफोर्ड से मिला। चेम्सफोर्ड और अन्य नेताओं से मिला, तथा इसके बाद जुलाई 1918 में जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जुलाई 1918 में
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चूंकि दोनों ने जो निर्णय लिया था, कौन, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। और इसी रिपोर्ट के आधार पर इसी रिपोर्ट के आधार पर (1919) का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसके निम्न प्रावधान थे। पॉइंट में लिखेंगे तो आसान रहेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? चलो, निम्न प्रावधान थे। पहला, भारत सचिव और उसके परिषद का खर्चा, भारत सचिव और उसके परिषद का खर्चा भारतीय राजस्व के बजाय भारतीय राजस्व के बजाय ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। मैंने बताया था कि 1793 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था, उसमें प्रावधान बनाया गया था कि जो बीओसी होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा, नियंत्रक मंडल जो होगा, उसका खर्चा कौन वहन करेगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। फिर 1858 का जब भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, तो भारत सचिव और उसकी 15 सदस्यों वाली परिषद का गठन हुआ और इसका भी खर्चा कहां से दिया जा रहा था? भारतीय राजस्व से दिया जाता, जिसका भारत के लोग काफी विरोध कर। आपका दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इसमें इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था कि इस परिषद से भारत का कोई फायदा नहीं है, ये तो भारतीयों पर अंकुश लगाने के लिए गठित की गई है। यानी ये जो डिसीजन देती है वो भारत का हित को ध्यान में रखकर नहीं देती है, ब्रिटेन के हित को ध्यान में रखती है। और खर्चा कौन चला रहा, वहन कर रहा? भारत। तो इसका भारत में काफी आलोचना की जा रही थी। तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम में प्रावधान बनाया गया कि अब इसका खर्चा खुद ब्रिटेन की गवर्नमेंट वहन करेगी। यानी इनका वेतन, इनका खर्चा भारतीय राजस्व से नहीं लिया जाएगा। अच्छा, भारत सचिव का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल थी, परिषद थी, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, जिसमें 8 की नियुक्ति पहले सम्राट करता था, अब बाद 7 की नियुक्ति 1874 तक कौन करता था? सीओडी करता था। हालांकि 1874 में कंपनी मैंने बता दिया समाप्त हो गई। तो अब क्या किया गया कि भारत परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 8 और अधिकतम संख्या 12, यानी सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 8 से लेकर 12।
लिख लीजिए, भारत परिषद के, इंडियन काउंसिल जिनको कहा जाता था, भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 कर दिया गया। देखिए परिवर्तन हुआ, और एक और परिवर्तन, ये सब ब्रिटेन में जो रहते थे उनके लिए परिवर्तन हुआ, तथा भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, यानी उच्चायुक्त की नियुक्ति। सचिव की सुरक्षा के भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव के कार्यों में सहायता के लिए एक ब्रिटेन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। ठीक है, तो जो इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट था कि भारत सचिव और उसके परिषद का खर्चा अब कौन वहन करने लगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट करने लगी तो सदस्य संख्या भी थोड़ी क्या कर दी गई? कम कर दी, 8 से लेकर 12 तक कर दिया। और यह कहा गया कि इनकी सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, यानी उच्चायुक्त की पहली बार नियुक्ति कब हुई? 1919 के भारत परिषद। कोई दिक्कत है? यहां तो ये तीन मुख्य, एक परिवर्तन भारत सचिव यानी ये लंदन से संबंधित, इसका भारत से नहीं था, लंदन से रिलेटेड। ठीक है ना। अगला पॉइंट है दूसरा, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष मताधिकार की शुरुआत। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष मता यानी अब जनता को वोट देने का पहली बार। अभी तक जो मताधिकार था वह इनडायरेक्ट था, इस पर डिस्कशन हम कर चुके हैं 1892 में और 1909 में। पहली बार प्रत्यक्ष मताधिकार की शुरुआत, किंतु मताधिकार का अधिकार बहुत ही सीमित था। हेलो, हाँ नमस्ते। किसका? कहां पर? कल आप लोग का क्लास पता है? कल छुट्टी है? हाँ कल चलेगा। नहीं कल चलेगा, हम दूसरी जगह पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, 7 बजे से, बल्कि सबको बोल दीजिएगा। ठीक ना, सबको क्लास में बोल दीजिए कि 7 बजे कल क्लास रहेगा। ठीक। हाँ, तो मताधिकार की शुरुआत है, लेकिन मताधिकार का अधिकार जो था वह सबको वयस्क मताधिकार नहीं था, बहुत सीमित था। यानी वयस्क मतलब आज के डेट में मताधिकार क्या है? वयस्क मताधिकार। भारत का हर 18 वर्ष से ऊपर का बच्चा वोट देगा, इसी को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। लेकिन उस समय इस तरह का मताधिकार नहीं था कि सभी को दे दिया गया। जिसके पास एक निश्चित मात्रा में संपत्ति होगी वह मत देगा, या जो एक निश्चित मात्रा में टैक्स सरकार को पे करता होगा उसको मताधिकार का अधिकार। यानी जो मत देने का अधिकार था वह काफी उच्च वर्ग के लोगों को था, आम जनता को भी मत देने का अधिकार नहीं। लेकिन फिर भी भारत के कुछ वर्गों को ही सही कम से कम डायरेक्ट मत देने का अधिकार की शुरुआत कब हुई? 1919 की सदी में। ठीक ना। महिलाओं को
पहली बार महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार दिया गया। मत देने का अधिकार मिला। यानी अभी तक महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, केवल मत जो भी दे रहा था, जो थोड़ी बहुत जो था भी, वो पुरुषेबल था। अब महिलाओं को भी मताधिकार का प्रयोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी महिलाएं देने लगी। वही जो क्राइटेरिया थी टैक्स का या इनकम का, संपत्ति का, तो वह महिलाओं पर भी लागू था। लेकिन अब महिलाओं को भी मत देने का क्या मिला? अधिकार। लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल, अगला पॉइंट नोट बना दीजिए। पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल का और अधिक विस्तार हुआ, और अधिक विस्तार किया गया। पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत कब हुई? 1909 के भारत परिषद अधिनियम में, जिसमें मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, सीटें आरक्षित कर दी गई, जिसको मैंने बताया था कि वास्तव में भारत का विभाजन की नींव 1909 में ही डाल दिया गया था। अब इसका और अधिक विस्तार लिखिए, और निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल का और अधिक विस्तार हो। और सिखों को भी, सिखों को भी पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें आरक्षित कर दी। सिखों को भी पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें आरक्षित कर दी गई। यानी अब वहां पर जो सिख के लिए सीट आरक्षित था, उस पर चुनाव कौन लड़ेगा? सिख लड़ेगा। वोट देने का अधिकार किसको होगा? सिख। ठीक है ना? तो 1909 में मुस्लिम को दिया गया पहली बार, 1919 में सिखों को दिया गया। लेकिन इसके अलावा ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियों को भी, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें आरक्षित कर, पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें आरक्षित कर। तो भारत सचिव में परिषद में परिवर्तन हुआ, व्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष मताधिकार की शुरुआत हुई। मताधिकार दिया गया महिलाओं को भी, यानी कुछ लोगों को मत देने का डायरेक्ट अधिकार मिला। और पृथक फूट डालो और राजपरों को बढ़ावा देने के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत जो 1909 में हुआ था, 1919 के भारत परिषद अधिनियम में इसका और अधिक क्या किया गया? विस्तार किया गया। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट तीसरा था ना, चौथा। अगला पॉइंट लिखिए, चौथा। पहली बार केंद्र मतलब सेंटर, पूरे देश स्तर पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई।
पहले केंद्र और राज्य में क्या था? एक होता था वायसराय, इधर लिख दे रहा हूं, एक होता था वायसराय और एक होता था इसकी परिषद। यही लोग शासन करते थे, यही लोग कानून बनाते थे। 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि वायसराय और जो इसकी जो परिषद है, जिसका नाम दिया गया कार्यकारिणी परिषद, अपना क्या पड़ गया? कार्यकारिणी परिषद पढ़ा चुका। कार्यकारिणी परिषद जो है ये शासन कार्य करेगी और कानून बनाने के लिए अतिरिक्त सदस्य की स्थापना, अतिरिक्त सदस्य। और ये अब दोनों लोग मिल करके क्या करेंगे? विधि का निर्माण करेंगे 1853 में। यानी संसदीय व्यवस्था का क्या हुआ? सुधार। यानी यही जो अतिरिक्त इसी को तो अतिरिक्त जो सदस्य थे और कार्यकारिणी परिषद के लोग मिलकर के कानून बनाते थे, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय विधानमंडल कह सकते हैं, ठीक ना। ये आपका 1892 में भी रहा, ये 1909 में भी रहा। लेकिन अब धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो गया था, वर्ग क्षेत्र बढ़ाया जाता। भारत के लोग मांग कर रहे थे कि भारतीयों को चयनित प्रतिनिधि अब कानून बनावे। तो कहीं ना कहीं इन मांगों को मानने के लिए केंद्र में क्या किया गया? द्विसदनीय व्यवस्था। जिसे आज क्या है? द्विसदनीय विधायी क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुभारंभ कब हुआ? 1919 के भारत पर। लिखिए, केंद्रीय विधानमंडल के स्थान पर दो सदन बनाए गए। मंडल के स्थान पर दो सदन बनाए गए। पहला राज्य परिषद, राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद, ठीक ना। यह उच्च सदन था, यह उच्च सदन था। जैसे आज कौन है? इसी राज्य परिषद को आज क्या नाम दिया गया? राज्यसभा कहा जाता है ना। दूसरा था केंद्रीय विधान सभा, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी और यह निम्न सदन था। इसको आज लोकसभा कहते हैं। यह निम्न सदन था, यानी केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित करके की गई। राज्य परिषद यानी केंद्रीय राज्य परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ स्टेट, और केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल स्टेट थी, राज्य परिषद थी, वह उच्च सदन था, और जो केंद्रीय विधानसभा था वह क्या हो गया? निम्न सदन। लिखिए, राज्य परिषद, राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 7 थी। थी 60, जिसमें से 34 मेंबर, 34 सदस्य
निर्वाचित होते थे, 34 मेंबर निर्वाचित होते थे और बाकी कितने 26 सदस्य नॉमिनेटेड मनोनीत होते थे। 26 सदस्य मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। आज कितना है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? मारेंगे अभी ना। 2 वर्ष में परिवर्तित होते रहते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। तो अगर पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, तो अस्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य मेंबर क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं और नए एक चुन लिए जाते हैं। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5। वो 5 वर्ष के लिए ही गठित होती है और फिर भंग। यानी अभी अस्थायी सदन इसको नहीं बनाया गया था, ठीक ना। लेकिन केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 145 145 है, जिसमें से 104 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता था। 104 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता था। शेष मनोनीत होते थे। मनोनीत कौन करेगा? वायसराय करेगा। शेष मनोनीत होते थे। यानी अब क्या हो गया? शासकीय सदस्यों के बजाय गैर शासकीय सदस्यों को कौन क्या कर दिया गया? तो जो एवं निर्वाचित होते थे 34 या 104, इसको निर्वाचित कौन करता था? भारत की जनता। ये दूसरी चीज है कि आम जनता नहीं होती थी, उच्च वर्ग की जनता थी। लेकिन कुल मिलाकर ये मेंबर कौन होंगे? भारतीय होंगे और कौन होंगे? जनता के प्रतिनिधि। तो किसके प्रति लायबल रहेंगे? क्योंकि अगर जनता के अनुसार काम नहीं करेंगे तो अगले 5 साल के बाद से 3 साल का इसका कार्यकाल नहीं, इसका कार्यकाल 3 वर्ष। 3 वर्ष रखा गया। तो जो राज्य परिषद था उसका कार्यकाल 5 वर्ष और जो विधानसभा था इसका कार्यकाल 3 वर्ष। इसको राज्य परिषद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका चयन राज्यों से किया जाता है। विधानसभा में क्या होता है? जिसे सांसद होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, एक निश्चित संसदीय क्षेत्र होता है, वहां की जनता उनको चयनित करती है। जिसे आप अपने अगर वोट दिए हैं ना, आप लगभग सभी लोग तो 18 वर्ष से ऊपर होंगे, हैं? तो कुछ लोग इसमें से हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ना हम देवरिया में क्लास ले रहे हैं मैडम। ना देवरिया में शाम को 6 बजे पहुंचेंगे। हाँ, तो ये जो सदस्य थे इनको विधानसभा जो लोकसभा आज है, निम्न सदन है, इसकी जनता करती है। और राज्यसभा के मेंबरों का चयन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? राज्य की जनता करती है। और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन विदेश की जनता करती है।
लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी राज्य की जनता ही करती है। सांसद जो लोकसभा का मेंबर होगा यहाँ का, वो कौन निर्वाचन करेगा? जनता ही ना करेगी। अभी चुनाव आने जा रहा है 26 में, देखिए कैसे कैसे घूमेंगे आप लोग, कितना प्रलोभन दिया जाएगा। नहीं, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर है उनका चयन कौन करता है? विधानमंडल, विधान परिषद का मेंबर भी वोट देता है उसको। विधानमंडल में कौन कौन होता है? कौन कौन सदन होता है? विधानमंडल के सदन के सदस्य कौन कौन होते हैं? किसको मिलाकर विधानमंडल का गठन होता है? कौन कौन अध्यक्ष? कहां से अध्यक्ष आ गया? अरे भाई, हम इतना कठिन चीजें बता रहे हैं और आप सिंपल चीजें से भी अपरिचित हैं। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है? केंद्र में संसद है। संसद कहां है? यहां पर संसद का गठन 3 से होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। या राज्य में होता है विधानमंडल, विधानमंडल यहां भी 3 हैसियत, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तीन लोग होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन इनडायरेक्ट होता है, मालूम है? मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा यानी विधायक तीनों मिल करके किसका निर्वाचन करते हैं? राष्ट्रपति का। अलग चुनाव की व्यवस्था है। राज्यसभा जिसको उच्च सदन, अपर सदन कहा जाता है, हाउस कहा जाता है, उच्च सदन का, इसके सदस्यों का जो चयन है ये जो राज्यों की विधानसभा विधायक है ये लोग निर्वाचित करते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आप नहीं करते हैं। जो हमारे विधायक हैं वह विधायक किसका चयन करते हैं? राज्यसभा के। तो लोकसभा के सदस्यों का एक संसदीय क्षेत्र होता है, उसको जो सांसदीय कोटे का पैसा मिलेगा वह कहां खर्च करेगा? अपने संसदीय क्षेत्र का। लोकसभा में वह अपने संसदीय क्षेत्र का क्वेश्चन करता है, उसको पूरे भारत से नहीं मतलब है, पूरे स्टेट से नहीं मतलब है, वह अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ का लोकसभा मेंबर कौन है? यहाँ का सांसद कौन है? शशांक मणि त्रिपाठी जी। तो शशांक मणि त्रिपाठी जो है वह देवरिया संसदीय क्षेत्र का मुद्दा लोकसभा में उठाएंगे और अगर उनको सांसदीय कोटे का जो पैसा मिलता है वह देवरिया संसदीय क्षेत्र में विकास करेंगे। यहाँ सड़क बनाएंगे, यहाँ नलिया बनाएंगे, यहाँ पुल बनाएंगे, यहाँ स्कूल खुलवाएंगे, जो भी काम करेंगे वो इस संसदीय क्षेत्र का। बात समझ गए? लेकिन जो राज्यसभा का मेंबर है उसको विधायक वोट देते हैं, तो वह एक निश्चित संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो पूरे ऑल यूपी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी राज्यसभा के मेंबरों को जो पेमेंट होगा, जो कोटे का पैसा मिलेगा, वो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी खर्च करे। वो राज्यसभा में पूरे ऑल यूपी की समस्याओं को उठाएंगे। यानी राज्यसभा का मेंबर चूंकि विधायक चयन करते हैं, उनका कोई संसदीय क्षेत्र में, वो स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए उसका नाम है राज्यसभा। यानी वह कहां का प्रतिनिधित्व करता है? एक जिसे विधायक होता है वो अपने विधानसभा का मुद्दा उठाता है, लोकसभा का मेंबर अपने संसदीय क्षेत्र का उठाता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य पूरे अपने स्टेट का मुद्दा उठाता है। इसलिए पहले प्रावधान क्या था कि राज्यसभा के लिए वही चुनाव लड़ेगा जो उस राज्य का निवासी। लेकिन अटल जी के समय में 2004 में संशोधन किया गया, अब किसी राज्य का व्यक्ति भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। सुषमा स्वराज दिल्ली से के रहने वाली थी, यूपी से लोकसभा का मेंबर बनी थी,
ठीक ना, आपका एस जयशंकर गुजरात से राज्यसभा का मेंबर बने हैं, तो कहीं का व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। नहीं तो पहले क्या होता था, अब जैसे मनमोहन सिंह थे, पंजाब के रहने वाले थे, कहां से चुने कर गए थे, उड़ीसा से। तो एक परिवर्तन किया गया, कहीं का व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है, पहले ये नहीं था। क्योंकि अगर जैसे मनोहर पर्रिकर का नाम सुने हैं, नहीं सुने, मर गए बेचारे, बहुत ईमानदार मुख्यमंत्रियों में उनका नाम गिना जाता था। जैसे केजरीवाल जब शपथ लेना होता था तो कैसे जाते थे, टेम्पू से जाते थे या मेट्रो से जाते थे, लेकिन मेट्रो तब तक नहीं चलती थी, टेम्पू तब तक नहीं चलता था जब तक मीडिया वाले फोटो न खींचे, क्योंकि वो टेम्पू से चले भी गए, जनता को पता ना चले तो जाने का मतलब क्या हुआ, बात समझे कि नहीं। तो ये लोग दिखावा करते थे, लेकिन मनोहर पर्रिकर एक ऐसे मुख्यमंत्री थे गोवा के, स्कूटी से चलते थे। पूरे गोवा के लोगों के पास उनका मोबाइल नंबर, जहां भी हमारा कहीं कुछ नाम लिखते थे तो अपना मोबाइल नंबर भी ऐड कर देते थे। तो पूरे गोवा की जनता के पास सीएम का मोबाइल नंबर था। किसी को कोई काम होता था, अधिकारी से एक बार कहा नहीं माने तो सीधे मुख्यमंत्री को फोन लगा, पर्रिकर साहब आता, हाँ देखिए ना फला डिपार्टमेंट हमको बड़ा परेशान कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, पैसा मांग रहा है, घूस मांग रहा है। तो पर्रिकर साहब कहते थे कहां हो, तो साहब हम यहाँ हैं, तो हम इस चौराहे पर खड़े हैं, तुरंत पहुंचो, एप्लीकेशन लेकर तुरंत पहुंचो। तो साहब हमारे पास स्कूटी कुछ है नहीं, कैसे आए, समय लगेगा, आप ऐसा जल्दी पता भेजो, पता बताता था, नोट करते थे, कहते थे हम खुदे आ रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री सीधे घर पहुंच जाता था। हालांकि ये गोवा के लिए संभव है, अपने यूपी का सीएम, अरे स्कूटर मोटरसाइकिल बुलेट तो छोड़ दीजिए, 4 व्हीलर से चले, अब पीलीभीत में कोई घटना हो, अब लखनऊ से पीलीभीत अगर पहुंच गया, अब पीलीभीत में घटना, अब तब तक आपके देवरिया में घटना हो जाए, तो पीलीभीत से देवरिया आने में ही 1.5 दिन लग जाएगा। इतना बड़ा स्टेट है, तब तक तो पता नहीं कहां से कहां हो जाए। गोवा छोटा स्टेट था, इसलिए स्कूटर से और 4 व्हीलर से काम चल जाता था। यहाँ का सीएम के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एरोप्लेन का, उसके बिना यहाँ के सीएम का काम चलेगा ही नहीं। वो चाहे भी कि हम ईमानदारी के कारण, हम दिखाने के कारण अगर इससे काम करें तो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वो स्कूटी से चलते थे तो फोटो नहीं खींचा, किसी को कहते नहीं थे, बड़ी सिंपल रखते थे। तो पर्रिकर साहब गोवा के रहने वाले थे, जो छोटा था, तो गोवा के बारे में वो सब कुछ जानते थे। अगर गोवा की विधानसभा उनको राज्यसभा का निर्वाचन कर देगा तो गोवा के बारे में वो आसानी से राज्यसभा में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जब वो रक्षा मंत्री बने तो उनको यूपी से भेजा गया था। अब कहां वो कितने ईमानदार, लेकिन कहां वो गोवा के रहने वाले, यूपी के बारे में अगर सांसद बनाकर भेजा गया तो सांसद का काम क्या, अपने राज्य की समस्याओं को उठाना। वो तुरंत यूपी की, इतनी बड़ी यूपी की समस्याओं को समझ पाएंगे? यूपी इतना छोटा स्टेट है, ये माना गया कि जो जिस प्रदेश का रहेगा कम से कम उस प्रदेश के बारे में जानता रहेगा तो वहां पर समस्याएं उठाएगा। तो इसलिए पहले प्रावधान बनाया गया था कि वह वही राज्यसभा का चुनाव लड़े जो उस स्टेट, यानी राज्यसभा का जो मेंबर होता है अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व। क्लियर? इसलिए इसका नाम है राज्यसभा। तो द्विसदनीय व्यवस्था, लिखे दोनों सदनों को बराबर अधिकार दिया गया था, दोनों सदनों को बराबर अधिकार दिया गया था। किंतु बजट, आज भी बजट पहले कहां लाया जाता है, लोकसभा में। राज्यसभा बजट को क्या करेगा, बस 14 दिन रोक पाएंगे। आज भी पावर किसको है, लोकसभा को, कहां से ले, यही सब। किंतु बजट केवल केंद्रीय विधानसभा में ही पास होगा, केंद्रीय विधानसभा में ही पास होगा।
नीचे लिखिए, उसी पॉइंट में नीचे एरो देकर के लिखिए, राज्य विधानसभाओं को भी, पहले राज्यों का भी बजट केंद्र ही बनाता था, राज्य विधानसभाओं को भी अपना बजट बनाने और उसे स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया। करने का अधिकार दिया गया। तो ये भी एक चेंजिंग हुआ विधानसभाओं में, जो केंद्रीय हो या राज्य विधानसभा, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन सदस्यों का के अधिकार में भी वृद्धि हुआ। यानी अब उन्हें क्या हुआ, मत देने का भी अधिकार दिया गया। अब इन्हें मत देने का भी अधिकार दिया गया, अधिकार में वृद्धि की गई, उन्हें मत देने का भी अधिकार दिया गया। यानी अब बजट अगर पारित होगा तो विधानसभा में वोटिंग होगा कि कितने लोग बजट को स्वीकार करते हैं, कितने लोग क्या करते हैं। हालांकि वायसराय को और गवर्नर को विशेष शक्तियां दी गई, यानी अगर विधानसभा किसी बजट को या बिल को खारिज कर देता है तो गवर्नर या वायसराय अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके उसको पारित कर देगा। बस लेकिन नहीं, इसके अलावा कोई कानून बनाता है और गवर्नर चाहे कि न कानून बने तो उस पर वीटो लगा दे। यानी गवर्नर को यह विशेष पावर या वीटो का पावर दे दिया गया, तो इस विधानसभा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। गवर्नर को बिल पारित कराना है तो पारित करा देगा, मेरी बात समझे कि नहीं। लेकिन फिर भी कुछ अधिकारों में क्या हुई, यानी कुल मिलाकर यह भी एक झुंझुना ही सा। लेकिन इस अधिनियम का यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अधिनियम का अगला पॉइंट लिखिएगा, इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में, प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना, द्वैध शासन की स्थापना। इसको आंशिक उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। आंशिक उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। आंशिक उत्तरदायी सरकार या द्वैध शासन कहा जाता है। जो सूची थे, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची बनाई गई। प्रांतीय सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा या शासन कौन करेगा, गवर्नर करेगा जो प्रांत का होगा। आज केंद्रीय सूची के विषय पर कानून और शासन कौन करेगा, वायसराय करेगा। यानी सूचियों का पहले विभाजन किया गया, किसमें किसमें, केंद्र और प्रांत। एक विषय का बंटवारा कर दिया गया। प्रांतीय विषय पर शासन कौन करेगा, गवर्नर करेगा। लेकिन इस अधिनियम में प्रांतीय विषय थे, इसको दो भागों में बांटा गया। अधिक महत्वपूर्ण जो विषय था इसको कहा गया आरक्षित, आरक्षित, और दूसरा कहा गया हस्तांतरित। आरक्षित विषय पर शासन गवर्नर जो है वह कार्यकारिणी के सदस्यों की सहायता से करेगा, कार्यकारिणी परिषद की सहायता से करेगा। और हस्तांतरित विषय पर शासन गवर्नर मंत्रियों की सहायता से करेगा। ध्यान दीजिएगा, नोट लिखिए, प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित।
आरक्षित विषय प्रशासन, आरक्षित और हस्तांतरित, आरक्षित विषय प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारिणी के सदस्यों की सहायता से करेगा। आरक्षित विषयों पर शासन, जो रिजर्व सब्जेक्ट रखे गए थे, आरक्षित विषयों पर शासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की सहायता से करेगा। इसमें राजस्व, वित्त, न्याय, पुलिस आदि महत्वपूर्ण विषय रखे गए थे। देखिए, इसमें राजस्व, वित्त, न्याय, पुलिस आदि महत्वपूर्ण विषय रखे गए थे। आज महत्वपूर्ण विषय रखे गए थे सब। मैंने बताया कि आरक्षित विषय पर शासन गवर्नर कार्यकारिणी के सदस्यों की सहायता से करेगा। इसमें राजस्व, वित्त, न्याय और पुलिस आदि महत्वपूर्ण विषय रखे गए थे, जबकि हस्तांतरित विषयों पर शासन गवर्नर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से करेगा। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से करेगा। और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्थानीय सुशासन आदि विषय रखे गए थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सुशासन आदि सब्जेक्ट रखे गए थे, आदि विषय रखे गए थे। मतलब समझे? नहीं समझ आया तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन को आंशिक उत्तरदायी। पहले जो था सभी प्रांतीय विषय पर शासन गवर्नर जो होता था, जिसे आज भी राज्यपाल होते हैं, जो मुख्यमंत्री और उसका मंत्री परिषद कहता है उसके अनुसार राज्यपाल साहब सिग्नेचर कर देते हैं। उस समय क्या था? उस समय भी गवर्नर था, और गवर्नर जो उसकी परिषद थी, जो परिषद के मेंबर थे, उनकी सहायता से। अब परिषद के मेंबरों का चयन कौन करता था? गवर्नर के जो कार्यकारिणी परिषद थी, इसका चयन कौन करता था? राज्यपाल करता था। हटाने का पावर किसको था? राज्यपाल को था। इसको जनता से कोई लेना देना नहीं था। यानी एक ऐसा काम करेंगे जैसा राज्यपाल चाहेगा। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? भारत सचिव। यानी राज्यपाल कैसा शासन करेंगे? जैसा भारत सचिव चाहेगा। क्योंकि न तो इसकी नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति जनता कर रही है, और न इसकी नियुक्ति कर रही है। न इसको हटाने का पावर था, न इसको हटाने का पावर था जनता को। तो ये जो ब्रिटेन की सरकार जैसा चाहेगी उस अनुसार करेंगे। इनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब कुछ ही विषय जो कम महत्वपूर्ण था, जैसे शिक्षा था, स्वास्थ्य था, सड़क था, स्थानीय स्वशासन था, ये कम महत्वपूर्ण। इन विषयों पर शासन जो गवर्नर है मंत्रियों की, यानी अब जो विधानसभा थी उन्हीं विधानसभा में से मिलकर मंत्री का चयन, जैसे आज है। नहीं, जो यूपी में योगी और उनका मंत्री पैसा, ये लोग किससे चुनित है? क्योंकि इन लोग की, बीजेपी की विधानसभा में क्या है? बहुमत है। तो अब जिस विधानसभा में, वैसा ही उस समय विधानसभा थी, अब विधानसभा में जो पार्टी का बहुमत होगा उसकी गवर्नमेंट बनेगी। अब वो लोग मंत्री चयन करेंगे। यानी वो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा के प्रति, जनता के प्रति।
विधानसभा जब नियुक्ति कर रहे थे विधानसभा हटा देगी। अभी योगी का लोकसभा विधानसभा में बहुमत खत्म हो जाए, सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। यानी ये किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति। सामूहिक रूप से किसी भी एक मंत्री के खिलाफ विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, सरकार तुरंत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। या वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, 5 साल के लिए चुने गए हैं, चुनाव आने वाला है, अगर जनता संतुष्ट के बाद इनको हरा देगी तो ये मंत्री नहीं रहेंगे। तो ये लोग, ये मंत्री जो है जनता के, इनके विधानसभा के मेंबरों का चयन जनता कर रही है, आज विधानसभा के सदस्य इनकी नियुक्ति कर रहे हैं, तो ये किसके प्रति लायबल होंगे, भारतीयों के प्रति होंगे कि नहीं? क्योंकि इनको चयनित, अगर भारतीय जनता असंतुष्ट होगी तो इनको विधानसभा भेजबे नहीं करेगी, तो ये किसके हितों की बात करेंगे, जनता के। लेकिन तो ये जनता के, और गवर्नर जो होता था इनकी सहायता से गवर्नर शासन करता था, ठीक है। तो गवर्नर जो था ये हस्तांतरित, इसमें क्या था, शिक्षा। यानी मंत्रियों से कहा गया कि आप अपने स्टेट में खूब शिक्षा डेवलप, स्वास्थ्य, खूब स्वास्थ्य डेवलप करो, लेकिन वित्त कहां होगा, इसके लिए हम आपको पैसा नहीं देंगे। पैसा कहां रहेगा, आरक्षित विषय जो गवर्नर के यहां में हम मिलाने वाली परिषद है, जो पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के प्रति समर्पित है। शिक्षा दे दिया गया इनको, स्वास्थ्य दे दिया गया इनको, वित्त दे दिया गया। अब पैसा नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री शिक्षा का डेवलपमेंट कर पाएंगे। यानी कम जो महत्वपूर्ण विषय था जिसमें दायित्व तो दिखाई देता है लेकिन अधिकार नहीं था इन मंत्रियों कि इसी को आंशिक उत्तरदायी, पूर्ण उत्तरदायी का मतलब कि पूरे विषयों पर शासन गवर्नर मंत्री की सहायता से करता, लेकिन अब कुछ ही विषयों पर गवर्नर मंत्रियों की सहायता से कर। ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी थे, जनता के। ये कौन थे, भारतीय थे। यानी आंशिक उत्तरदायी, पूरा उत्तरदायी नहीं, इस पर कोई उत्तरदायी तो नहीं था। इन विषयों पर, इन्हीं विषयों पर जनता का उत्तरदायित्व था, इसीलिए इसको आंशिक उत्तरदायी। या 2 सरकार हो गई, एक कार्यकारिणी जिसकी सहायता से गवर्नर कर रहा है, एक मंत्री जिसकी सहायता से गवर्नर कर रहा है, यानी 2 सरकार हुई। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वैध शासन। यानी अब कुछ ही विषय पर सही कम से कम भारतीय मंत्रियों को दे दिया गया कि आप शासन, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, आंशिक उत्तरदायी सरकार। या 2 सरकार बन गए, इसलिए इसको कहा गया द्वैध शासन। क्लियर हुआ कि नहीं? और यह 1919 के भारत परिषद अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अक्सर जो क्वेश्चन आता है तो 1919 में द्वैध शासन को लेकर, लेकिन द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनिल कार्टिस था। जन्मदाता लियोनिल कार्टिस था। अच्छा, वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद था उसमें कुल कितने मेंबर हो गए थे, 6। पढ़ाए थे ना हम। तो अब 6 जो मेंबर हैं, मैंने बताया था कि 1909 के अधिनियम के तहत उसमें से एक भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा को चयन भेजा गया। अब होगा कि जो 6 सदस्य हैं उसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर, मतलब कमांडर इन चीफ कभी भारतीय नहीं होगा, कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय। तो लिख लीजिए, वायसराय के कार्यकारिणी, अगला पॉइंट बनाइए, वायसराय के कार्यकारिणी में कमांडर इन चीफ को, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 भारतीय, यानी किसी भी के लिए नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन कमांडर इन चीफ पर है। 3 भारतीय सदस्य, 6 सदस्यों में से कितने भारतीय मेंबर होंगे, 3।
ठीक ना, तो एक बहुत बड़ा छूट था। इसी तरह भारत में उस समय डिमांड होता लोक सेवा आयोग का गठन, आज जिसको कहा जाता है यूपीएससी, लेकिन उस समय केंद्रीय व्यवस्था थी, संघ वाली व्यवस्था नहीं थी। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट, भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। लास्ट पॉइंट लिखिए, 10 वर्षों के बाद 10 वर्षों के बाद इस अधिनियम की जांच के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। बाद इस अधिनियम की जांच के लिए, इस अधिनियम के प्रगति की जांच के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यह कदम एक, लेकिन जैसा कि मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया था कि भारतीयों के हाथ में उत्तरदायी सरकार देना है, लेकिन उत्तरदायी सरकार का ये केवल झुनझुना है। ये मंत्री जो थे भले जनता के प्रतिनिधि थे, लेकिन इनको नियुक्त और हटाने का पावर वाइस गवर्नर को था। यानी अगर जनता नाराज होगी तो इनका कार्यकाल समाप्त होने पर हटाएगी। 3 वर्ष इनका कार्यकाल है, लेकिन गवर्नर नाराज हो तो तुरंत हटा देगा। यानी ये बेचारे दो पार्ट में पिस गए। एक तरफ जनता को भी मनाना था, संतुष्ट करना था, और दूसरा गवर्नर भी नाराज न हो, ये गवर्नर तो तुरंत हटा देगा। तीसरी चीज, जो गवर्नर को विशेष शक्ति दे दी गई कि कोई बिल अगर ये लोग पारित करना चाहते हैं तो वीटो लगा देगा, अगर ये लोग खारिज कर देते हैं तो पारित कर देगा। तो कुल मिलाकर इन अधिकारों का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी पहले के अधिनियमों से कुछ क्या था, बेहतर कदम था। लिखिए, तिलक ने, नीचे लिखे, तिलक ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा, बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा, यह सूर्य विहीन उषा काल है। यह सूर्य विहीन उषा काल है या भोर है, या सूर्य विहीन भोर या सूर्य विहीन उषा काल का है। सूर्य विहीन भोर या उषा काल, अब कुछ भी शब्द दे देगा मतलब वही है। सूर्य विहीन भोर या उषा काल का, तथा इस अधिनियम को असंतोषजनक, तथा इस अधिनियम को असंतोषजनक और निराशाजनक, असंतोषजनक और निराशाजनक कहा। असंतोषजनक और निराशाजनक कहा। तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम में कोई दिक्कत, महत्वपूर्ण काम हुआ, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। कहा गया कि चूंकि भारत में मांग हो रही थी कि परीक्षा ब्रिटेन में होती थी, लेकिन अब यह हो रहा है कि भारत में ही परीक्षा कराओ, क्योंकि भारतीय लड़के ब्रिटेन नहीं जा पाते हैं। तो अब लगातार भारतीयों के मांगों का परिणाम सरकार 1919 में कहा गया कि ठीक है, भारत में भी एक लोक सेवा आयोग का क्या किया जाएगा। कहां हुआ था, दिल्ली में। तो लोक सेवा आयोग के गठन की मांग को मान लिया। तो इसके बाद से एक ली कमीशन का गठन सरकार ने किया, और उसी ली कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर हम लोक सेवा आयोग यूपीएससी पढ़ाया जाएगा पॉलिटी में अलग से। तो लोक सेवा आयोग का भारत में पहली बार गठन कब हुआ था, 1926 में। तो 1926 से लोग, और यही कहा था कि अब ब्रिटेन के साथ साथ यह परीक्षा कहां होने लगी, भारत। तब भारत के युवा ज्यादा हिस्सा लेने लगे, और यही कारण था कि अब इसके बाद अंग्रेजों का जो चयन था वह एक तरह से बंद सा हो गया। अब इस परीक्षा को ज्यादातर कौन क्वालिफाई करने लगा, भारतीय। और यही कारण था कि धीरे धीरे नौकरशाहों में किसका वर्चस्व स्थापित हो गया, और यह भी आंदोलन को आगे बढ़ाने में, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में काम किया। जिसे मैं बताया था कि
अब ये जो भारतीय डीएम होगा वो भारतीय नेताओं के प्रति क्या रहेगा, उदार रवैया रखेगा। अंग्रेज अधिकारी होगा तो भारतीयों के प्रति कठोर व्यवहार करेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की पकड़ कमजोर पड़ी। इसका रीजन था कि जब यह परीक्षा भारत में ब्रेन की कमी तो थी नहीं, अब जब भारत में होने लगी, भारत के युवा जब शामिल होने लगे तो ज्यादातर मात्रा में परीक्षा यूपीएससी को कौन क्वालिफाई करने लगा, भारतीय करने लगे, ठीक ना। तो यह द्वैध शासन हुआ, यानी कुछ ही विषयों पर सही भारतीयों को शासन करने की क्या कर दी गई, जिम्मेदारी दी गई। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी लोकसभा यानी जो आपका विधानसभा और राज्य परिषद, इसके सदस्यों की संख्या में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। पहली बार प्रत्यक्ष मताधिकार का क्या हुआ, प्रयोग हुआ। भले ही मताधिकार सीमित था, महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार दिया गया। यानी कई मामलों में यह जो अधिनियम था पहले के अधिनियमों से बेहतर, लेकिन फिर भी भारत की जनता जितनी डिमांड कर रही थी उसको यह नहीं दिया। ये कुल मिलाकर के अभी भी ये इतना इसमें तामझाम कर दिया, उपकलाज डाल करके कि पूरी सत्ता अभी भी अंग्रेजों की भारत में बनी है। हंसने की नहीं। अगला है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का आज हमारा ही क्लास है क्या, अब देख लें सर, अगर नहीं आएंगे तो देख दीजिएगा, ठीक ना। 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक ना। तो मैंने बताया कि 1919 के अधिनियम में प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद सरकार एक आयोग का गठन करेगी और वह आयोग जांच करेगा कि द्वैध शासन कहां तक भारत में सफल है। लेकिन 1919 का भारत परिषद अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इसी से भगत भगत सिंह हमारे यहाँ आपका काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ, ठीक ना। तो लगातार धमाके होते रहे। इसी समय एचआरए का गठन हो गया था, एचएसआरए का गठन हुआ बाद में भगत सिंह के चंद्रशेखर के नेतृत्व में, यानी बम और पिस्तौल की जो राजनीति वह तेज होने लगी, ठीक है। धड़ाधड़ अंग्रेज अधिकारी मारे जाने लगे। कांग्रेस ने भी अब अपना लक्ष्य घोषित कर लिया था, डोमिनियन स्टेट। तो धीरे धीरे भारतीयों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। 1919 का अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया। इसमें इतने कलाश था कि यह अधिनियम खुद ही इस अधिनियम के तहत शासन सुचारू रूप से नहीं हो रहा था। बात समझे कि नहीं? यही कारण था कि प्रावधान को बनाया गया था 10 वर्षों के बाद इसकी जांच की जाएगी। लेकिन 2 साल पहले ही, यानी होनी चाहिए थी आयोग का गठन कब, 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को एक 7 सदस्यीय कमीशन का गठन कर। हालांकि इसके लिए एक और रीजन था, उस समय ब्रिटेन में 2 दलीय सरकार है, 2 दल ही वहां व्यवस्था है। हमारे जैसे तमाम सारे दल वहां नहीं। एक होता है वहां उदारवादी दल, डेमोक्रेटिक पार्टी, और एक वहां होता है लेबर पार्टी। कभी लेबर पार्टी की सरकार बनती है, कभी डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनती है। तो वहां पर जो लेबर पार्टी थी, वहां के नीचे के लोगों का समर्थक पार्टी थी, नाम है लेबर पार्टी, श्रमिक दल। तो ये दल चूंकि शोषितों के साथ सहानुभूति रखता था, तो कहीं ना कहीं यह दल भारत समर्थक दल माना जाता है। बात समझे कि नहीं? लेकिन जो डेमोक्रेटिक, इसको कंजर्वेटिव पार्टी भी कहा जाता है, रूढ़िवादी दल कहा जाता है, ये भारतीयों की विरोधी पार्टी थी।
ब्रिटेन में ज्यादातर सत्ता किसके हाथ में रही? डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कंजर्वेटिव पार्टी जिसको कह सकते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी मतलब वही डेमोक्रेटिक, लेकिन उसका ढेर फेमस नाम है कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव पार्टी की ज्यादा सरकार रही, सत्ता ज्यादा दिन रहा, तो वो अपने को अनुभवी मानते हैं। लेबर पार्टी को अनुभवी मानते हैं। ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था, तो वहां की सरकार ने एक सर्वेक्षण करा, तो उसे अंदेशा हो गया कि जो चुनाव होगा उसमें लेबर पार्टी की क्या होगी? बहुमत मिल जाएगी, यानी हमारी सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। अब वो लेबर पार्टी को अनुभवहीन मानते थे, भारत समर्थक मानते थे। तो उनका मानना था यदि लेबर पार्टी की सरकार बनेगी तो वह 10 साल में संविधान समिति, इस अधिनियम की समीक्षा के लिए समिति बनाएगा, आयोग बनाएगा, तो इसमें भारतीय समर्थक को नियुक्त कर देगा। अब वो भारतीयों को ज्यादा रियायत देने का सुझाव न दे दे, इसलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने ही कार्यकाल में पूरा कर लेना चाहती थी। इसलिए 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन का गठन हुआ। लेकिन साइमन कमीशन का जब गठन हुआ तो इसके सभी मेंबर कौन थे? अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने इसको क्या कहा? श्वेत कमीशन कहा। एक भी भारतीय को योग्य नहीं माना गया कि इस कमीशन का सदस्य बनाया जाए। जो कमीशन भारत के भाग्य के निर्धारण के लिए गठित हुई, उसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा। भारत ने इसको अपना अपमान किया और सभी दलों ने निर्णय लिया कि साइमन कमीशन का क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। और जैसे ही साइमन कमीशन आया, जहां जहां गया वो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ के नारे के साथ जबरदस्त विरोध। खासतौर से इस आंदोलन में सबसे अहम भूमिका युवाओं ने ली। जब जगह जगह साइमन कमीशन का विरोध होने लगा, तो उस समय भारत सचिव था लॉर्ड बिकेनहेड। वह बौखला और कहा कि हमने तो जानबूझकर किसी भारतीय को नियुक्त नहीं किया, क्योंकि भारतीयों में एकता का भाव है। अगर हम किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देते तो उसका विरोध भारत में ही होता। अगर भारत के लोग चाहते हैं तो सभी दल, जितने भी दल हैं, सब मिलकर कोई प्रस्ताव, कोई संविधान का प्रारूप हमारे पास दे, हम उनकी बात को मान लेंगे। यानी सर्वसम्मति से संविधान का प्रारूप तैयार करने की चुनौती। क्योंकि जानता था कि भारतीय हैं, किसी भी मुद्दे पर कभी एक नहीं होंगे। नहीं, अभी युद्ध चल रहा था, कितने राफेल गिरे, पहले इसका ब्यौरा तो हारे जीते बाद में। पहले तुम ये सूचना दो कि राफेल गिरा तो कौन गिरा। हमारी देश की पार्टियां मांग कर रही थी। अब भारत सरकार कैसे बनाएगी? जो राफेल गिरा दिखा रहा है पाकिस्तान या चाइना, वो रियल राफेल नहीं है, वो राफेल का डुप्लीकेट है। अब हम पहले ही बता देंगे कि डुप्लीकेट को ही पाकिस्तान माल गिरा रहा है। वो तो ओरिजिनल राफेल समझ रहा है। अब वो ओरिजिनल राफेल नहीं है, राफेल को, असली राफेल को बचाने के लिए डुप्लीकेट राफेल पहले उड़ाया जा रहा है। अब उनको जब मरवा ले रहा है उनका ध्यान, तब जाकर के असली राफेल हमारे अटैक कर रहा है। नहीं, लेकिन पहले युद्ध में कैसा हो रहा है पहले सूचना दो, ताकि दुश्मन क्या हो जाए? सावधान। ये भारतीय है नहीं, तो भारत में कभी एकता नहीं होगा। यहां भारत जब जब गुलाम हुआ है, विदेशी के पास इतनी क्षमता का है भारत को गुलाम बना। ये जब जब भारत गुलाम है, भारतीयों के गद्दारी के कारण हुआ। कंपनी को सत्ता इसलिए मिली कि उन्हें मिर्जाफर मिला, नहीं तो बंगाल में प्रभुता साबित हो पाता, मार भगाया था, उल्टा द्वीप में जाकर शरण लिए थे। तो जब जब भारत गुलाम हुआ है गद्दारों के, तो वो जानता था कि भारतीयों में एकता नहीं होगा। कहा हम तो जानबूझ कर, क्योंकि आप लोग में एकता ही नहीं। आप लोग सभी लोग मिल करके कोई ऐसा नियम बनावे जिसमें सभी दलों का समर्थन, हम उस पर विचार करेंगे। कांग्रेस ने इस चुनौती को उस समय क्या किया? स्वीकार किया। कोई सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी। सभी दलों को मिलाकर 2 बार सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का, 9 सदस्यीय समिति का गठन, जिसमें सभी दलों के लोग। और इस नेहरू समिति ने जो अपनी 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट दिया, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। तो एक तो साइमन कमीशन जो आया था, वो विरोध के बावजूद वो भारत भ्रमण किया और 30
मार्च 1930 को अपनी रिपोर्ट दिया था। उसके पहले नेहरू, ये भी भारत सचिव के कहने, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 10 अगस्त 1928 को। हालांकि जिन्ना साहब नाराज हो गए और उन्होंने अपनी अलग से 14 सूत्रीय मांग पत्र रखा। यानी ये सब समिति, इन सब जो तमाम रिपोर्ट आएगी, भैया ये सुधार करो, ये सुधार करो। साइमन कमीशन ने कुछ सुधार की बात किया, नेहरू रिपोर्ट ने कुछ सुधार की बात किया, जिन्ना साहब ने कुछ मांग किया। तो क्या सुधार हो, इसके लिए ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन का क्या हुआ, आयोजन। ये भी था कि अगला सुधार क्या होगा, 3 गोलमेज सम्मेलन का क्या हुआ, आयोजन। ये सब इतिहास में डिटेल पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद से 1933 में एक श्वेत पत्र जारी हुआ। इन गोलमेज सम्मेलनों और रिपोर्टों के आधार पर एक श्वेत पत्र सरकार ने जारी किया कि हम ऐसा बिल चाहते हैं ताकि लोग अपनी राय दे सकें। और उन सभी के आधार पर 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट से अनुमति मिली और एक अधिनियम पारित हुआ, जिसको 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक ना? तो हमको लग रहा है सर जी नहीं आएंगे, 1 घंटा और पढ़ा देंगे, तो 5 मिनट का 7 मिनट का ब्रेक दे देंगे। ठीक ना? 1935 आज इसको हम लोग समाप्त कर डालें।